तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, है ना। सो फ्रेंड्स, मैं आपको PYQs करा रही थी पेपर वन के। पेपर वन PYQs देख रहे थे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जो आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, है ना। इसमें क्या है कि आपको इससे ये आइडिया लग जाता है PYQs से कि आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक का सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। ये सारी चीज़ों का नॉलेज हमको PYQ से हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है एग्ज़ामिनर सेम एज इट इज़ क्वेश्चन हमसे PYQ से ही एग्ज़ाम में पूछ लेता है, तो वही के वही क्वेश्चन आपको देखने को एग्ज़ाम में मिल जाता है। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको कर लीजिए ताकि ये आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करे, है ना। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। पिछले लेक्चर में हमने इसके कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। समथिंग 137 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। हम चैप्टर 5 कवर कर रहे थे अपना, जिसमें PDE पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट हम देख रहे थे। तो सो फ्रेंड्स, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, है ना फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, देखिए PYQ से क्या रहता है कि इसमें हम अगर जो PYQ फ्रेंड्स हम कर रहे हैं, इसमें क्या है कि आपकी एक तो एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो एक्सप्लेनेशन से क्या है कि आपको सारा कुछ क्लियर हो जाता है। तो इसी के बेस पे एग्ज़ामिनर आपका क्वेश्चन बनाएगा। इसमें से इस एक्सप्लेनेशन से आपको एक आध दो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं, इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं, है ना। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ामिनर एज इट इज़ क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में दे देता है। तो देखिए, ये आपका जो हम फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन 138 नंबर का हमको दिया है। इसमें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। आप खुद देख सकते हैं ये कितनी बार पेपर में रिपीट हुआ है ना फ्रेंड्स। सो इससे क्या है कि अगर हम इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार रीड कर लेते हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन जो दी गई हैं उनको अच्छे से समझ लेते हैं, तो क्या है कि हमारे जो भी क्वेश्चन आएंगे हम उनको अच्छे से कर पाएंगे। तो हमारे क्या है, नंबर इंक्रीज़ हो जाएंगे, है ना। सो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, ये बाकी ये बुक में हमने और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है आपके लिए, आपको काफ़ी हेल्प रहेगी इससे। इसमें हमें जो भी आपको लग रहा था, इस बुक में सारी चीज़ें आपको सॉल्व करी हुई हैं। और जहाँ पे भी एकदम वर्ड ऐसे लग रहे थे जो समझ में नहीं आएंगे, उन वर्ड को और इजी डिफ़ाइन कर दिया है ना। तो आप इनको चाहें तो अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो फर्स्ट में सूची 1 यानी माध्यम दिए हैं और सूची 2 में हमको रोग दिए हैं। तो A नंबर पर दिया है जल जनित। तो जल जनित का क्या हो जाएगा हमारा, जल जनित हमारा कौन सा रोग है, हैजा। हैजा एक क्या है, जल जनित रोग है, यानी ये दूषित जल से फैलता है। ये हवा के माध्यम से भी नहीं फैलता और ना ही ऐसे। तो ये किससे, जो जल जनित होता है, दूषित जल या फिर और भी चीज़ें होती हैं उससे हैजा फैलता है, हैजा। ओके, याद रखिएगा। और जल धावित, तो ये क्या होता है आपका, ट्रेकोमा। और जल आधारित क्या होता है, सिस्टोसोमियासिस। और जल संबंधी मलेरिया। जल संबंधी मलेरिया कैसे, मलेरिया जल में, देखिए गंदा पानी नालियों में भरा रहता है, उसमें भी आपके मच्छर पनपते हैं, है ना। और साफ़ पानी में भी कभी कभी मच्छर आपके जन्म लेते हैं, तो वो मच्छर हमको काट लेते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, हमको मलेरिया हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, सो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ओके, सो हमने इनको अच्छे से समझ लिया। जनजनित का देखिए हैजा, जल धावित का मलेरिया, जल आधारित सिस्टोसोमियासिस और जल संबंधी ट्रेकोमा। ओके, फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमको, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। फर्स्ट कथन है, कुछ सूक्ष्म जीव विशेषतः प्रोटोजोआई पारस्परिक विष्क्रमण प्रक्रिया से में जीवित बचे रह पाते हैं। कथन सेकेंड है,
क्लोरोफॉर्म जैसे कुछ कैंसरजनक क्लोरीनीकरण प्रक्रिया के दौरान सृजित होते हैं। तो इसमें हमारा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड हमारे दोनों सही हैं। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कथन फर्स्ट, कुछ सूक्ष्मजीव विशेषतः प्रोटोजोआई पारस्परिक विष्क्रमण प्रक्रिया में जीवित बचे रह पाते हैं। कथन सेकेंड, क्लोरोफॉर्म जैसे कुछ कैंसरजनक क्लोरीनीकरण प्रक्रिया के दौरान सृजित होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में है जल प्रदूषक, सूची 2 में है उदाहरण। ओके, तो ए नंबर पर दिया गया है अकार्बनिक रसायन। हमको कौन से रसायन बताना है? अकार्बनिक। तो अकार्बनिक रसायन हमारे कौन से होते हैं? लवण। ओके, और फिर बी नंबर पे है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन कौन से हो गए? प्रक्षालक। ओके, और सी नंबर पर है रेडियोधर्मी सामग्री। तो इसमें हो जाएगा हमारा राइट आंसर आयोडीन। और डी नंबर पर है रोग मूलक। तो रोग मूलक का हो जाएगा परजीवी। ओके, सो हमारे इसमें हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 141, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। तो कथन फर्स्ट है प्रक्षुब्ध और दूरगामी तरीके से प्रवाहित जल सामान्यतः ऑक्सीजन में क्षीण हो जाता है। तो कथन सेकेंड है जल में जलमल अथवा लुगदी, पेपर पल्प जैसे कार्बनिक पदार्थों को मिलाने से अपघटकों की गतिविधि और उनके द्वारा ऑक्सीजन उपभोग बढ़ जाता है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कथन फर्स्ट गलत है, लेकिन कथन सेकेंड सही है। ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, गुलित ऑक्सीजन पानी में शामिल ऑक्सीजन गैस की सांद्रता को संदर्भित करता है। धारा प्रणाली ऑक्सीजन का उत्पादन और खपत दोनों करती है। यह प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य वातावरण से और पौधों में से ऑक्सीजन प्राप्त करता है। तेजी से बहने वाला पानी जैसे पहाड़ की धारा या बड़ी नदी में बहुत अधिक घुलती ऑक्सीजन होता है, जबकि स्थिर पानी में डीओ कम होता है। जल में जलमल अथवा लुगदी, पेपर पल्स जैसे कार्बनिक पदार्थों के मिलने से अपघटकों की गतिविधि तीव्र हो जाती है। कार्बनिक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का अधिक उपयोग करते हैं, जिससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घटने से ऑक्सीजन यानी O2 की मांग बढ़ जाती है। ओके फ्रेंड, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जल प्रदूषण के गैर बिंदु स्रोत होते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल बी, सी और ई। ओके, सो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विसरित प्रासंगिक अनुवीक्षण में कठिनाई। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 143, कठोर जल के बारे में निम्नांकित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके फ्रेंड्स, क्या है इसकी एक्सप्लेनेशन हमको अच्छे से पूरी क्लियर दिख नहीं रही है। क्या है कि वो पेपर ऐसा थोड़ा सा बुक मोटी है, तो उससे फ़ोटो क्लियर तरीके से नहीं आ रहा था। ओके, सो इसमें देखिए ये दिया गया है, कठोर जल वह जल है जिसमें मुख्य रूप से कार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट के रूप में कैल्शियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण होने की कठोरता स्थायी कठोरता कहलाती है। कठोर जल के बारे में दिए गए निम्न कथन सत्य है। जल की कठोरता पृष्ठ और भूमिगत जल दोनों से होती है। मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट से यह कारित होती है। कठोर जल मानव उपयोग के लिए सुरक्षित माना जाता है। कठोर जल में जल वितरण प्रणाली में संलग्न हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट है रेनो स्केल धात्विक और द्विधात्विक कण पॉलीक्लोरो बेंजीन्स, ऑर्गेनो क्लोरीन कीटनाशकों और हैलोजनित कार्बनिक विलायकों जैसे सामान्य जल प्रदूषकों की कार्य कुशल ढंग से हटा सकते हैं। और कथन सेकेंड है नैनो स्केल धात्विक और द्विधात्विक कण निकेल
आर्सेनिक, पारा आदि जैसी भारी धातुओं को नहीं घटा सकते हैं। तो इसमें से हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नैनो स्केल धात्विक और द्विधात्विक कण पॉलीक्लोरो पीसीबी ऑर्गेनो क्लोरीन कीटनाशकों और हैलोजनित ब्लैकों तथा निकेल, आर्सेनिक, पारा आदि जैसे भारी एवं सामान्य जल प्रदूषकों को भी कार्यकुशल ढंग से होती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 145 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में हमारे दिए गए समुद्र जल में वृद्धि के प्रभाव के प्रकार और सूची 2 में दिए गए हैं उदाहरण। तो ए नंबर पर दिया गया है जैव भूभौतिक प्रभाव, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा लवण जल अंतर्वेधन। और बी नंबर पर दिया गया है जलवायु, इसका राइट आंसर हो जाएगा संशवांत परिवर्तन। और सी नंबर पर दिया गया है सामाजिक प्रभाव, तो इसका हो जाएगा पुनर्वास। ओके, डी नंबर पर है गैर जलवायु प्रभाव, तो इसका हो जाएगा समुद्री जल के कारण। ओके, समुद्री जल के कारण कण। ओके, तो इसका हमारा 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से हमारा भी राइट आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक महत्वपूर्ण जल गुणवत्ता प्रचल पीएच, तो इसमें हमारा हो जाएगा राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से इसकी एक्सप्लेन ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आपका कितनी बार रिपीट हुआ है ना। आपको पूरे के पूरे एज इट इज़ क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं यहाँ से। तो ये PYQs आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो एक बार आप इनको ज़रूर देख लीजिए, है ना। तो इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है जल में अम्लता की माप है, और सेकंड है जल में क्षारकता की माप है, और थर्ड है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को प्रस्तुत करता है। ओके, अगला क्वेश्चन दिया गया है नीचे 2 कथन दिए गए हैं। फर्स्ट कथन है क्लोरीन जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में आने वाला तथा किफ़ायती रासायनिक कार्बोनेट है। और कथन सेकेंड है पेयजल में फ्लोराइड की इष्टतम मात्रा में दांतों में कैविटी रोकने में मदद करती है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड फ्रेंड्स, 147। उपरोक्त कथन के आलेख में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सत्य हैं। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्लोरीन जल को शुद्ध करने के लिए सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला तो एक किफ़ायती रासायनिक रोगाणुनाशी है, और पेयजल में फ्लोराइड की इष्टतम मात्रा में बच्चों के दांतों में कैविटी रोकने में मदद करती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 148 नंबर का जल शोधन में बातन एरेशन एक प्रक्रिया है जिसमें तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अतिरिक्त और आपत्तिजनक गैसों को निकाला जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आपका एज इट इज़ आपका रिपीट हुआ है ना। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम में। तो देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम समझ रहे हैं, तो इसकी एक्सप्लेनेशन से भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं और एज इट इज़ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप इनको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, या फिर वीडियो को जैसे भी आपको पढ़ना है आप उससे उस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन समझते हैं। जल शोधन में बातन का उपयोग करके अतिरिक्त और आपत्तिजनक गैसों को निकाला जाता है। इसे कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विभिन्न विघटित हुई गैसों को हटाने के लिए किया जाता है, और लोहा, मैग्नीज, हाइड्रोजन सल्फाइड और वाष्पशील कार्बनिक रसायनों जैसी धातुओं का ऑक्सीकरण होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 149 जल शोधन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक शोधन है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्कंदन। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्कंदन एक रासायनिक शोधन जिसका प्रयोग जल शोधन में किया जाता है। स्कंदन जब कोलाइडी विलयन में किसी विद्युत अपघट्य
की अल्प मात्रा मिलाई जाती है तो इनके कणों का अवशेष नष्ट हो जाता है, जिससे कोलाइडी कण आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। इस क्रिया को स्कंदन कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमको सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो फर्स्ट ए नंबर पर है हमारा क्लोरोफॉर्म, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल शोधन। और बी नंबर पर है DDT, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कीटनाशी। और सी नंबर पर है एरोक्लोरो, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। और डी नंबर पर है क्रोमियम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंट्स। ओके, हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से हमारा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो यहाँ से हमने ये समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट है ऑक्सीजन अपचय की संभावना प्रभावी एवं प्रक्षुब्ध जलाशयों में उच्च होती है। और कथन सेकेंड है हरित पादपों, शैवालों और साइनोबैक्टीरिया के प्रकाश संश्लेषण द्वारा जल में ऑक्सीजन बढ़ाई जाती है। तो उपयुक्त कथन में से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कथन फर्स्ट गलत है लेकिन कथन सेकेंड हमारा सही है। बहते और अशांत जल निकायों में ऑक्सीजन अपचय की संभावना निम्न होती है। हरे पौधों, शैवालों और साइनोबैक्टीरिया के प्रकाश संश्लेषण द्वारा जल में ऑक्सीजन बढ़ाया जाता है, इसलिए कथन फर्स्ट गलत है और तथा कथन सेकेंड हमारा सही अतः विकल्प डी दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर होगा। सो अगला क्वेश्चन दिया गया है 152 नंबर का, जल शोधन के दौरान निम्नलिखित में से किन्हें विस्क्रमक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल ए, सी और ई। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन समझते हैं। ओजोन, क्लोरीन और पराबैंगनी किरणों का उपयोग जल उपचार के दौरान कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 153, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। फर्स्ट कथन है बाढ़ उपपांत क्षेत्र कछार का सबसे निचला हिस्सा होता है जहां कोई विकास कार्य की अनुमति नहीं होती है और जिसे बाढ़ के जल प्रवाह के निस्सरण के लिए आरक्षित रखा जाता है। कथन सेकेंड है बाढ़ प्रणालिका कछार भूमि का एक क्षेत्र है जहां क्षति को न्यूनतम करने के लिए डिज़ाइन किए गए भूमि प्रयोग और भवन कोड विनियम के अधीन भराव और विकास कार्य की अनुमति दी जा सकती है। ओके, सो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कथन फर्स्ट और कथन दोनों हमारे गलत हैं। सो इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन दी गई है हमको, बाढ़ का किनारा एक बाढ़ क्षेत्र का हिस्सा है जो बाढ़ के मैदान के बाहर है। यह एक बाढ़ के मैदान का क्षेत्र है जो बाढ़ से प्रभावित होता है लेकिन तेज़ी से चलने वाले पानी से ढका नहीं होता है। बाढ़ के दौरान बाढ़ के किनारे आमतौर पर स्थिर या धीरे धीरे चलने वाले पानी से ढका होता है, इसलिए कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों असत्य हैं। ओके, सो हमें अगले क्वेश्चन में भी 2 कथन दिए गए हैं जिसमें कथन फर्स्ट है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा जल की गुणवत्ता और इसके द्वारा संवर्धित जीवन के प्रकारों की एक उत्तम संकेत है। और कथन सेकेंड है रासायनिक ऑक्सीजन मांग COD जलीय सूक्ष्म जीवियों द्वारा उपभोग की गई घुली हुई ऑक्सीजन की मापक है। तो उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कथन फर्स्ट सत्य है किंतु कथन सेकंड गलत है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी हमारा 2 बार रिपीट हुआ है 24 और 23 तारीख को, है ना। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा जल की गुणवत्ता और इसके द्वारा संवर्धित COD आमतौर पर VOD से अधिक होता है क्योंकि जैविक रूप से ऑक्सीकरण की तुलना में अधिक कार्बनिक यौगिकों को रासायनिक रूप से ऑक्सीकरण किया जा सकता है, अतः कथन सेकंड गलत है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट है बिंदु स्रोतों की अपेक्षा गैर बिंदु नॉन पॉइंट स्रोतों से उत्पन्न होने वाले जल प्रदूषण की निगरानी, मॉनिटर एवं नियंत्रण करना अपेक्षाकृत आसान है। ओके, और कथन सेकेंड है जल प्रदूषण के गैर बिंदु नॉन पॉइंट स्रोत पूर्ण रूप से एक समान और पूरे वर्ष पूर्वानुमान
हो सकते हैं। तो इसमें हमें बताना है कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें हमारा 4 ऑप्शन में से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों असत्य हैं। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन द्वारा समझ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन दी गई है हमको, जल प्रदूषण के बिंदु स्रोत नियमित चैनलों, नगर पालिका और औद्योगिक निर्वहन पाइप के माध्यम से प्रदूषकों का पानी में प्रवाह बिंदु स्रोत कहलाता है। इसका एक निश्चित स्थान है जहाँ यह पानी में प्रवेश करता है। जल का गैर बिंदु स्रोत जल में भूमि पर बिखरे हुए प्रदूषकों को पारित होने को प्रसार स्रोत या गैर बिंदु स्रोत कहा जाता है। यह प्रदूषण के स्रोत की आसानी से पहचान नहीं की जा सकती है। ओके, अतः बिंदु स्रोतों की अपेक्षा गैर बिंदु स्रोतों से अल्प मात्रा में जल प्रदूषण की निगरानी एवं नियंत्रित करना आसान नहीं है। गैर बिंदु स्रोत असमान और अनुमान न लगा पाने योग्य होते हैं। इस प्रकार कथन फर्स्ट तथा कथन सेकंड दोनों असत्य है। ओके, सो अगला क्वेश्चन दिया गया है 156 नंबर का। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट है, सामान्य तथा विद्युत संयंत्रों अथवा उद्योगों की प्रशीतन प्रणालियों से वही स्त्राव प्रदूषण झील या जल प्रवाह में जल के ताप में परिवर्तित कर देता है। कथन सेकेंड है, मनुष्य भी वनस्पति आक्सीजन और जल प्रदूषण स्वरूपों को परिवर्तित कर तापीय प्रदूषण करता है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सत्य हैं। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। तापीय प्रदूषण को मानव गतिविधियों द्वारा महासागर, तालाब या नदी जैसे प्राकृतिक जल निकायों के में अप्रत्याशित परिवर्तन के रूप में वर्णित किया गया है। सामान्यतः विद्युत संयंत्रों अथवा अन्य उद्योगों की प्रशीतन प्रणालियों वही स्त्राव तापीय प्रदूषण झील या जल प्रवाह में जल परिवर्तन कर देता है। मनुष्य भी वनस्पति आच्छादन और प्रवाही स्वरूपों को परिवर्तित कर तापीय प्रदूषण करता है। अतः फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 157, अपशिष्ट जल शोधन में बृहत्तम से लघुत्तम की कणों को हटाने के प्रक्रमों का सही क्रम क्या है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, VAC। तो अपशिष्ट जल शोधन में कणों का सबसे बड़े से छोटे तक हटाने में शामिल प्रक्रियाओं का सही क्रम इस प्रकार है। तो फर्स्ट हो जाएगा स्क्रीनिंग, सेकेंड है अपसाधन और थर्ड है हमारा उन्नन। ओके, सो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है 158 नंबर का। रासायनिक ऑक्सीजन मांग COD से निम्न से किसकी माप की जाती है। तो इसमें हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जल में सभी कार्बनिक पदार्थ। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन दी गई है, रासायनिक ऑक्सीजन मांग COD पानी में कार्बनिक पदार्थों का एक मापक है। रासायनिक ऑक्सीजन COD एक परीक्षण है जो पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पोषक तत्वों जैसे अमोनिया या नाइट्रेट को रसायन रूप में ऑक्सीकरण करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को मापता है। इसलिए विकल्प सी सही होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदूषित जलाशयों के कारण जैव आवर्धन का सही अनुक्रम कौन सा है। तो इसमें हमको सही अनुक्रम बताना है, अरेंज करना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CBDA। ओके, सो यहाँ से समझते हैं। फर्स्ट में आएगा हमारा बैक्टीरिया और सेकेंड पे आएगा प्राणी लवक और थर्ड पे आएगा मछली, फोर्थ पे आएगा मानव। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है VOD, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग से निम्नलिखित में से किसकी माप की जाती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल प्रदूषण। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन दी गई है, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई है। कार्बनिक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट अवघटित होने के लिए जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, जिससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घटने से उसकी मांग बढ़ जाती है। VOD का अधिक होना जल संक्रमित होने को दर्शाता है और कार्बनिक अपशिष्ट की मात्रा बढ़ने से अपघटन की दर बढ़ जाती है तथा O2 ऑक्सीजन का उपयोग इसी के साथ साथ बढ़ जाता है, जिससे जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। अतः O2 की मांग
मांग का बढ़ते अपशिष्ट की मात्रा से सीधा संबंध होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं BOD का फॉर्मूला दिया गया है आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 161। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पेयजल में कीटनाशक की मात्रा से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 μg L⁻⁻1। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है हमको। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कीटनाशक की मात्रा पेयजल में 2 μg L-1 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ओके, सो अगला क्वेश्चन दिया गया है 162। जल में स्थायी कठोरता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स की विद्यमानता। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इसका राइट आंसर डी भी होगा। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल बी और डी। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। जल में स्थायी कठोरता के गुण अधोलिखित हैं। फर्स्ट है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट्स की विद्यमानता, और सेकेंड है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड की विद्यमानता। और नीचे हमें फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 163। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट है जलीय खरपतवार तेजी से बढ़ने वाले घास पात है जो बहुत ज़्यादा उत्पादकता प्राप्त करती है जब इसे पोषक तत्व से भरे हुए अपशिष्ट जल जैसे घरेलू मल पर उगाया जाए। और कथन सेकेंड है बार्टर होसिंथ सेल्वेनिया और डकविड जलीय खरपतवार के कुछ उदाहरण हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड दोनों सत्य हैं। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जलीय खरपतवार जल तथा उसके आसपास के क्षेत्र में बढ़ने वाले घास पात हैं जो जल द्वारा बहुत ही ज़्यादा उत्पादकता प्राप्त करके तेज़ी से बढ़ते हैं। इनकी उत्पादकता उन पोषक तत्वों से होती है जो घरेलू तथा औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने अपशिष्ट जल में घुले होते हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं बार्टर होसित सेल्वेनिया और डकविड इत्यादि। ओके, सो अगला क्वेश्चन दिया गया है 164। विश्व के कुल जल प्रतिशत को निम्नांकित स्थानों की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो इसका यहाँ से देख लेते हैं हम। इसका दिया गया है हमको हिमशीर्ष और हिमनद, और सेकंड पे है भूजल। ओके, और थर्ड पे है झील ताज़ा पानी, फोर्थ पे है वायुमंडल, और फिफ्थ पे है नदियाँ और जलधाराएँ। ओके, अगला क्वेश्चन दिया गया है 165। एक जलाशय में सुपोषण यूट्रोफिकेशन के फलस्वरूप। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल ए, सी और डी। ओके, सो फ्रेंड्स ये देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी बार रिपीट हुआ है। इसमें ये एक बार आपका आया है जून में, और फिर नेट मैनेजमेंट में 2021 में, और शिफ्ट सेकंड दोनों एग्ज़ाम में सेकंड शिफ्ट में ही आपका आया है 2021 और 2023 में। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन समझते हैं। एक जलाशय में सुपोषण के फलस्वरूप शैवाल काफ़ी उत्पन्न होते हैं। सेकेंड है जलाशय में गंदलापन तथा उसकी गंध के स्तर में वृद्धि होती है। थर्ड है सामान्य जलजीवों के संपोषण में कठिनाई आती है। ओके, अगला क्वेश्चन दिया गया है 166। मल जल की कीचड़ का बात निरपेक्ष पाचन। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल ए, सी और डी। ओके, सो ये भी हमारा रिपीट क्वेश्चन हुआ है, 2021 के ही एग्ज़ाम में हुआ। शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट इस दोनों शिफ्ट फर्स्ट में ही आया ये भी हमारा काइक के। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन दी गई है मल जल के कीचड़ का बात निरपेक्ष पाचन है। तो फर्स्ट है ए पे दिया गया है जैविक ठोस सामग्री के लिए प्रभावी प्रक्रिया, और सी है इस प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद के साथ से मीथेन गैस बनती है, और डी है पाचित कीचड़ आयतन में घट जाता है तथा सरलता से जल रहित किया जा सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन दिया गया। अगला क्वेश्चन है 167। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट है वही स्त्राव की अमोनिया विषाक्तता में वृद्धि नाइट्रीकरण
का परिणाम है। और कथन सेकेंड है, विनाइट्रीकरण में जीवाणु का प्रयोग कर नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में अपचयित करते हैं। तो उपरोक्त कथन के आलोक में हमें बताना है कि हमारा कौन सा राइट आंसर होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कथन फर्स्ट गलत है किंतु कथन सेकेंड हमारा सही है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन समझते हैं। एक्सप्लेनेशन दी गई है, वही इसराब की अमोनिया विषाक्तता में वृद्धि नाइट्रीकरण का परिणाम नहीं है, अपितु विनाइट्रीकरण में जीवाणु का प्रयोग कर नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में अपचित करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन प्रतिशत पार्थिव जैसे जलवायु प्रतिपत्री नहीं है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत छिद्र बोरहोल्स। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, पुत्र कायिकी वृक्ष वलय तथा परागकण एवं विश्लेषण पार्थिव जैव जलवायु प्रतिपत्री है, जबकि विद्युत छिद्र होल पार्थिव जैव जलवायु प्रतिपत्री नहीं है, अतः विकल्प ए सत्य होगा। ओके, अगला क्वेश्चन दिया गया। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए, सिस्टोसोमियासिस एक दूषित जलजनित रोग है, और तर्क आर, सिस्टोमियासिस रोग मुख्यतः पानी में सांद्रण की उपस्थिति के कारण होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन दी गई है, अभिकथन सिस्टोसोमियासिस एक दूषित जल रोग है, जल के दूषित होने के कारण यह फैलता है। जल में आयरन तथा अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है तो यह रोग फैलता है, अतः दिया गया तर्क अभिकथन की व्याख्या नहीं करता है, तो कथन आर असत्य होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानक IS दिया गया है हमको 105000 के अनुसार पेयजल में आर्सेनिक की अनुमेय सीमा कितनी है। ओके, सो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.5 mg/I। तो इसमें हमारा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन दी गई है, भारतीय मानक IS 1,05,000 के अनुसार पेयजल में आर्सेनिक की अनुमेय सीमा 0.5 mg है। ओके, सो आज के लिए इतना ही काफ़ी फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और फ्रेंड्स कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, सो फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर।